गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है दिसंबर 26 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आज। तो चाइना की तरफ से एक छोटी सी स्टेटमेंट आई है, पहला टॉपिक वो रहेगा। उसके अलावा बॉम्ब साइक्लोन एक बड़ा अच्छा टॉपिक रहने वाला है ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। तो इसको जीएस पेपर 1 और 3 क्योंकि क्लाइमेट चेंज से भी थोड़ा रिलेट हम इसको कर सकते हैं, ये देखने वाले हैं। फिर एनआरसी के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। एक्चुअली कैग ने ये एक रिपोर्ट इशू की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एनआरसी के दौरान जो पूरी प्रोसेस हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो वो क्या है वो थोड़ा देखने वाले हैं। उसके अलावा काफ़ी समय से डिमांड ये चल रही थी कि भैया जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए ताकि वैकेंसीज कम हो सकें या फिर मतलब जो पेंडेंसीज है केसेस की वो कम हो सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है आपको बताऊंगा और पोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है इसमें आपको बताऊंगा। और हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे। डार्क मैटर क्या होता है, कैसे बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजीज कंपनीज होती हैं वो डार्क पैटर्न्स का यूज करती हैं। ये पैटर्न है, मैटर नहीं है, सॉरी। डार्क पैटर्न का कैसे मिसयूज करती है वो हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में भी एक छोटा सा आर्टिकल है। अगले महीने ही जनवरी से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा 22 तारीख से हम लोग 2023 के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए, तो चाइना के जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं भाई साहब वांग, ये इनका नाम है। ये अभी अभी प्रमोट हुए हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। तो इनका ये कहना है कि देखिए भैया, इंडिया के साथ हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसा स्टेटमेंट आना चाइना की तरफ से ऑलरेडी काफ़ी सरप्राइजिंग सा तो है। बट एनीवेज, उन्होंने कहा है कि इंडिया और चाइना आपस में काम करने के लिए तैयार हैं ताकि हमारी स्टेडी ग्रोथ हो सके और साउंड ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो हम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं चाहते हैं। हालांकि 2022 के बाद हमारे बीच में जो बॉर्डर एरियाज में जो इश्यूज हैं उसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और ये जो टेंशन हमारे बीच में हो रही हैं इसको हम लोग टाइम टू टाइम बातचीत करके निभा सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो मिलिट्री चैनल्स के द्वारा अभी उन्होंने कहा है कि चाहिए जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर हम लोग थोड़ा सा एरिया की बात करें तो कहाँ कहाँ पे हमारे प्रॉब्लम है, तो देखिए वैसे तो हमारा जो ईस्टर्न सेक्टर है पूरे का पूरा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है और सिक्किम आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम है ही। सिक्किम में भी वैसे ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिक्किम इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, चाइना इसको एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन ये भूटान है, इधर ये इंडिया है और इधर ये चाइना की चुंबी वैली आती है। यहाँ पे पड़ता है आपका डोकलाम। डोकलाम को लेके पहले भी इश्यूज थे, अभी पिछले हफ्ते फिर से इश्यूज क्रिएट हुए हैं। तो वो तो एक इशू खैर है ही। अरुणाचल प्रदेश को तो ऑफकोर्स चाइना क्लेम करता है कि मेरा है। तो मैकमोहन लाइन जो कि इंडिया रिकॉग्नाइज करता है एज इंटरनेशनल लाइन, चाइना उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके अलावा अक्साई चीन को ज़बरदस्ती भैया 1962 के वॉर के बाद से चाइना कंट्रोल करता है। बट यहाँ पे भी जो जॉनसन लाइन है, जॉनसन लाइन बेसिकली वो अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट मानती है और इंडिया जॉनसन लाइन को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन चाइना जॉनसन लाइन को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अक्साई चीन वाला एरिया तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इशू में है ही। और यहाँ पे अपनी आती है पेंगोंग सो लेक, राइट। तो पेंगोंग सो लेक को लेके भी पिछले दिनों काफ़ी इशू क्रिएट हुए थे। और इधर आता है आपका अक्साई चीन, जो कि डिस्प्यूटेड है बट इंडिया इसको कंट्रोल करता है। और ये ऊपर वाली जो टेरिटरी आपको नजर आ रही है ये थोड़ी सी ऑरेंज कलर में, ये एक्चुअली पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया था कुछ समय पहले। और इधर आपका आ जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो दिस इज द होल थिंग जो कि यहाँ पे हमारे बीच में इश्यूज हैं। अब ये पुराना इशू हो गया है, बहुत समय से इसको कर रहे हैं हम लोग, हर साल करते हैं, हर महीने करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। आई थिंक इंडिया चाइना एक्सपर्ट हो गए होंगे अभी आप लोग, है ना। चलिए, ये टॉपिक अच्छा है। मिलियंस ऑफ यूएस हंकर्स डाउन फ्रॉम द डेडली मॉन्स्टर स्टॉर्म। मतलब ये वर्ड थोड़े बड़े बड़े लिखे हुए हैं बट एक्चुअली में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ, एक साइक्लोन वहां पे जरूर आया है जिसे कहा गया है बॉम्ब साइक्लोन। ठीक है, देखिए वैसे तो साइक्लोन का पता होना चाहिए क्या होता है। साइक्लोन दोस्तों हमेशा लो प्रेशर सिस्टम होता है। ठीक है, और लो प्रेशर जहां पे सिस्टम होता है वहां पे एयर राइज करती है ऐसे, और वो साइक्लिक में ऐसे राइज करती है, वो ऐसे घूमते हुए। एयर कभी भी ऐसे स्ट्रेट राइज नहीं करती है, ठीक है। और जब वो घूमते हुए राइज करती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, उसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये यूजली जो एयर राइज करती है इस तरह से, जब वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर राइज करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज राइज करती है। अगर आप उसको ऊपर से देखोगे आपको ऐसा नजर आएगा, है ना। जब बे ऑफ बंगाल वगैरह में साइक्लोन्स आते हैं इधर, तो आपको हमेशा वो एंटी साइक्लोनिक नजर आते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं तो क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन हमेशा एक लो प्रेशर सिस्टम होता है।
तो जब ये ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, यानी कि जब ये ओशंस वगैरह में होता है, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी वगैरह में, कैरेबियन ओशंस में, तब इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। लेकिन एक साइक्लोन हमारा टेम्परेट रीजन में भी होता है, यानी कि 55 से लेके 65 डिग्री लैटिट्यूड पे भी होता है, मतलब ये हायर लैटिट्यूड पे होता है, इधर करके जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ का जो साइक्लोन होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरिजन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ ओशियंस के ऊपर ही जनरेट हो सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन है वो ओशियन और लैंड दोनों के ऊपर क्रिएट हो सकते हैं, और दोनों का मैकेनिज्म भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है, वहां पे एयर मास का कोई रोल नहीं होता, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन्स में हमेशा एयर मासेस का रोल होता है। देखिए, वैसे तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसको 2-3 घंटे लगता है करने में, बट एयर मास बेसिकली एक एयर का बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है। एयर मास हमारे दो तरह के हो सकते हैं, कोल्ड एयर मास हो सकता है और वार्म एयर मास हो सकता है। तो भाई जब ये कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो होता क्या है, वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर राइज करने लगता है, लेकिन ये राइज ऐसे घूमते हुए होता है, एंटी साइक्लोनिक मैनर में होता है, और इसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। यानी कि जब दो एयर मास आपस में हिट करते हैं तो वो एयर मास एक कोल्ड एयर मास के ऊपर राइज करने लगता है, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इसे साइक्लोन क्रिएट हो जाते हैं। तो आज इस साइक्लोन की हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली वो टेम्परेट साइक्लोन है। तो देखिए, अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर जो आपको ये एयर मास नजर आ रहा है वो बहुत कोल्ड होता है, और नीचे वाला जो एयर मास यहाँ वाला होता है वो वार्म होता है। ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल होता है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल होता है, ये वार्म होता है, ऊपर वाला कोल्ड होता है। तो ये जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं इस एरिया में, यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, तो एक फ्रंट जनरेट होता है, ठीक है, फ्रंट्स बोलते हैं इसको बेसिकली। तो ये फ्रंट से जब ये वार्म एयर मास ऊपर की तरफ राइज करता है इस कोल्ड एयर मास के, कोल्ड एयर मास सरफेस पे रह जाता है, ये वाला ऊपर चला जाता है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे फ्रंट्स जनरेट होते हैं, जिससे साइक्लोन जनरेट होता है। तो ये जो साइक्लोन यहाँ पे जनरेट होते हैं इन्हें बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अब इसी साइक्लोन के अंदर कई बार क्या होता है, 24 घंटे के अंदर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, 24 मिलीबार तक डाउन चला जाता है। जब सिचुएशन इतनी फास्ट चेंज होती है ना, तो वहां पे बॉम्ब साइक्लोन क्रिएट होते हैं, मतलब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड से विंड चलती है, और क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एकदम से बहुत डिक्लाइन हो गया है तो प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ बहुत फास्ट विंड चलती है, लेकिन ये जो विंड चलती है वैसे सर्कुलर मैनर में चलती हैं, इसे कहते हैं बॉम्ब साइक्लोन। ये नॉर्मल साइक्लोन ही होता है, ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन है तो नॉर्मल साइक्लोन है, बट इसे बॉम्ब साइक्लोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि 24 आवर्स में इसका प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही फर्क होता है, जो लो प्रेशर होता है वो 962 मिलीबार तक चला जा सकता है, और हाई प्रेशर जो है वो 1050 मिलीबार तक भी जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पे भाई दिक्कत तो हुई, बॉम्ब साइक्लोन आ गया, 24-25 लोग भी मर गए, बिजली का कट हो गया है, ठंडी आपको पता है वहाँ पे चली रही है भयंकर, 6-6 फीट 7-7 फीट की बर्फ़ वहाँ पे जम गई है, जो घर के बाहर गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी वो पूरी तरह से बर्फ़ के अंदर ढक गई हैं। तो हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। ये बॉम्ब साइक्लोन या नॉर्मल जो साइक्लोन्स होते हैं धीरे धीरे वो अपने आप ही डिसिपेट हो जाते हैं। चलिए, कैग डिटेक्ट्स डिस्क्रिपेंसीज, असम एनआरसी एक्सरसाइज सजेस्ट एक्शन अगेंस्ट द ये हजेला जी कौन है भाई? हजेला जी एक ब्यूरोक्रेट थे, और जब 2013 के अंदर 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी मॉनिटर्ड कमेटी बनाई, क्योंकि एनआरसी जो भी हो रहा था वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर में हो रहा था, तो मिस्टर हजेला जी को यहाँ पे जो है चीफ बनाया गया था, बट इन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ख़राब की हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैग की रिपोर्ट कह रही है। तो हजेले जी ने क्या किया, बहुत ही अनरिलायबल सॉफ्टवेयर्स को वहाँ पे ऐड किया गया, और ये जो सॉफ्टवेयर वाला पूरा एनआरसी में जो अपडेट होना था वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था विप्रो को। अब यहाँ पे विप्रो और हजेला दोनों ने मिलकर भाई बहुत घोटाला किया है। हजेला जी के ऊपर तो वैसे पहले से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल ही रहे हैं कोर्ट के अंदर, बट कैग ने यह कहा कि इसके अंदर ना उन्होंने 20-25 नए नए सॉफ्टवेयर ऐड किए, और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी रिलायबल नहीं थे। ये सॉफ्टवेयर राइट टू प्राइवेसी को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करते थे, और ये सॉफ्टवेयर ऐसे थे जिनके अंदर आप बहुत इजीली अपडेट हो सकता है, और अगर कोई फ्यूचर में इनको ऑडिट करना चाहे तो ऑडिट के ट्रैक्स भी नहीं होते हैं। मतलब अगर फ्यूचर में कैग अगर रिपोर्ट ऑडिट करना चाहती है तो कैग को पता ही नहीं चलेगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी कितने चेंजेस किए गए हैं, और ये सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा इनसिक्योर थे कि किसी भी आदमी को डेटा को हैक करके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ऐसा कैग की रिपोर्ट का मानना है। इतना ही नहीं, कैग ने ये भी कहा कि विप्रो के अगेंस्ट में भी यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विप्रो के सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए जो टेक्नीशियंस थे, जो लोग थे, विप्रो ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से बहुत कम उनको सैलरी दिया, यानी कि जो हमारा मिनिमम वेज एक्ट है उसके तहत जितना सैलरी बनता है उससे भी आधा सैलरी दिया है,
जिससे विप्रो का प्रॉफिट तो बढ़ा लेकिन उनको सैलरी नहीं मिली। तो ये 2 रिपोर्ट जो है वहाँ पे कैग ने कहा है और 19 लाख से ज़्यादा लोग एनआरसी से बाहर हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। ओवरऑल 3.3 करोड़ एप्लीकेंट्स ने उसके अंदर एप्लीकेशन दिया था। तो ये तो कैग की रिपोर्ट है खैर। बाकी इसके ऊपर क्या एक्शन होगा वन होगा वो बाद की बात है। कैग की रिपोर्ट्स वगैरह के ऊपर जनरली एक्शंस नहीं होते हैं क्योंकि कैग की रिपोर्ट कोई ऐसे लीगली जस्टिफिएबल तो नहीं है, जस्ट रिकमेंडेशंस होती हैं। बट कम से कम ये पता चल गया है कि एनआरसी के अंदर कुछ गड़बड़ यहाँ पे हुआ था। एनआरसी क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, पुराना कंटेंट है, नया कंटेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो नए प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उनके लिए नया हो सकता है। आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। कंटेंट बढ़िया डाला है मैंने आपके लिए। एनआरसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो भी आपको डाला है। बेसिकली इसमें जो एनआरसी 1951 के बाद जो असम के अंदर जो सिटीजन है उनको कंसिडर किया जाता है। बट 1971 में जब इंडिया बांग्लादेश वॉर हुआ था, एक डेट फिक्स कर दी गई थी आसाम अकॉर्ड के तहत। इसके पहले अगर लोग असम के अंदर रह रहे थे तो उनको अलाउ किया जाता है, मतलब दे आर नेपलीज इंडियन सिटीजन और आसाम के अंदर भी उनको रहना दिया जा सकता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा पढ़ सकते हो। जो लोग 1966 और 1971 के बीच में इंडिया में आए थे उनको भी अलाउड किया जाता है, बट वो 10 साल के लिए, ठीक है। 10 साल के तक वो वोटिंग नहीं दे सकते, 10 साल के बाद वो वोटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बहुत बार करवा चुका हूँ। एनआरसी हम लोग हर महीने कहीं ना कहीं टॉपिक में आ ही जाता है, बट ये कंटेंट मैंने सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा खुद से पढ़ सकते हैं आराम से। बाकी इतना काफ़ी नहीं है, टॉपिक बहुत बड़ा है, डेफिनेटली आपको इधर उधर से एक्स्ट्रा कंटेंट जरूर चाहिए होता है। फिलहाल ये एनआरसी सिर्फ आसाम के अंदर ही है, लेकिन दूसरे स्टेट्स के अंदर भी एनआरसी को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। नागालैंड के अंदर तो काफ़ी प्रैक्टिस भी हो रही है इसके लिए। लेट्स सी क्या होगा। चलिए, जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि भैया जजेस की रिटायरमेंट को एज को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते। क्या देखिए, जब जब कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात आती है, लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो एक आर्गुमेंट दिया जाता है। हमने भी आर्गुमेंट दिया था पिछले हफ्ते, हम लोगों ने एक टॉपिक किया था बढ़िया जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें यह कहा गया था कि भैया जजेस की एज, रिटायरमेंट एज है, आप उसको बढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट में 62 ईयर्स है। अब 65-62 ईयर्स में तो जज यंग होते हैं भाई, तो आप कम से कम उनसे 2-3 साल और काम ले सकते हो बढ़िया से। तो ये उन्होंने कहा था। बट अभी हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये कहा है पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उनका जो आर्गुमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की एज बढ़ाएंगे तो इससे जो नॉन परफॉर्मिंग जज हैं वो सिस्टम में बने रहेंगे और जस्टिस की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है भाई सारे जजेस की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त होती है, हर महकमे में, हर दुनिया में ऐसा ही होता है। ऐसा तो नहीं कि सारे टीचर्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, सारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया होते हैं, सारे साइंटिस्ट बढ़िया होते हैं, ऐसा नहीं होता ना। कुछ अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, कुछ नॉर्मल वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिलो परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर होती है। तो इनका यह कहना है कि जिन जजेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अगर हम लोग रिटायरमेंट एज बढ़ाएंगे तो वो सिस्टम में 2-3-4 साल एक्स्ट्रा साल और बर्डन हमारे लिए बन जाएंगे। इसलिए हम लोग जस्टिस के साथ क्वालिटी के साथ जस्टिस मतलब क्वालिटी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। ये तो उन्होंने ये कहा। इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट तो मुझे काफ़ी लगा ये। दूसरा आर्गुमेंट उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज बढ़ाएंगे तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी फिर लोग डिमांड करने लगेंगे कि भैया हमारी भी रिटायरमेंट की जजेस एज बढ़ाइए। तो भैया नए लोगों को भर्ती कैसे करेंगे, नई वैकेंसीज कैसे क्रिएट होंगी, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जजेस की एज तो ठीक है, आप ये आर्गुमेंट दे रहे हो, बट इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का क्या, ट्रांसपेरेंसी का क्या, कॉलेजियल सिस्टम के ऊपर बेसिकली उन्होंने यहाँ पे बात कही है ना। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कीजिए, हम भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके आएंगे। दूसरी बात, ये जब जज रिटायर हो जाते हैं 65-62 ईयर्स में, इनको अलग अलग ट्रिब्यूनल्स का हेड बना दिया जाता है ना, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। दुनिया भर के ट्रिब्यूनल है हमारी कंट्री के अंदर। लेकिन अगर हम जो जजेस की रिटायरमेंट एज यहाँ पे बढ़ाएंगे तो फिर ट्रिब्यूनल के अंदर वैकेंसीज हो जाएंगी, वो वैकेंसी कैसे फिलअप करोगे, है ना, वहाँ पे भी समस्याएं हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कही हैं। हालांकि 2010 में इंडिया में, हमारे देश में पार्लियामेंट में 144th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जजेस को एज को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ है। तो ये अच्छा सा आर्गुमेंट मुझे तो लगा काफ़ी। आप इसको डेफिनेटली अपने आंसर करके अंदर डाल सकते हो। चलिए जी, CPCB रिपोर्ट शोज फ्यूअर पोल्यूटेड रिवर्स स्ट्रेचेस बट वर्स्ट वन रिमेन। मतलब इन्होंने ये कहा है कि ओवरऑल देखा जाए तो पोल्यूशन कम हुआ है हमारे रिवर्स के अंदर, लेकिन अभी भी जो सबसे पोल्यूटेड रिवर्स थी या जो सबसे पोल्यूटेड स्ट्रेच थी, मतलब एक रिवर जैसे होती है ना, उस रिवर के अंदर एक स्ट्रेच होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया होता है। जैसे मान लो कानपुर और बनारस के बीच में ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच हैं वो तो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, लेकिन ओवरऑल पोल्यूशन जो है वो कम हुआ है हमारी रिवर्स के अंदर, ठीक है।
और ये पोल्यूशन जो मेजर किया जाता है सीपीसीबी के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, वो किया जाता है बीओडी। तो बीओडी बताऊंगा वो क्या होता है, पहले देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। देखिए बीओडी, चल पहले बीओडी बता देता हूँ। बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए क्या होता है कि हम अपने पानी के अंदर बहुत सारा कचरा फेंकते हैं, हमारे घरों से, इंडस्ट्री से बहुत सारा कचरा जाता है, ऑर्गेनिक जो कचरा होता है। अब ऑर्गेनिक कचरे को डिसइंटीग्रेट करना होता है, वो कौन करता है? वो करता है बैक्टीरिया। बट बैक्टीरिया ऐसे तो करेगा नहीं, बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए। यानी कि जो भी कचरा हम लोग पानी में डालते हैं, बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज करता है उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए। तो जितना ज़्यादा कचरा होगा उतना ही ज़्यादा बैक्टीरिया भी होंगे, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी होगी। तो हमारे पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और जब पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है मतलब पानी काफ़ी पोल्यूटेड हो चुका है, ये इसका मानना है। तो बीओडी जितना ज़्यादा होगा, बैक्टीरिया उतने ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और उतनी ही ज़्यादा हमारे वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी और हमारा वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। तो ये चेक किया जाता है ऑक्सीजन की पोल्यूशन लेवल को मेजर करने के लिए बाय सीपीसीबी। सीपीसीबी का ये कहना है अगर अगर किसी पानी के अंदर बीओडी अगर वो 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग पोल्यूटेड वाटर डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ, अगर वो 3 से कम है, 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो आप उसमें नहा सकते हो, वो साफ पानी माना जाता है। लेकिन अगर भाई बीओडी अगर 30 मिलीग्राम से ज़्यादा हुआ तो फिर उसे प्रायोरिटी 1 वाली कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब मोस्ट पोल्यूटेड एरियाज। और इस समय इंडिया में गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी 1 एरिया है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवर्स के अंदर पोल्यूशन है। महाराष्ट्र में भी हैं, बिहार में भी हैं, केरला में, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, पर यूपी और गुजरात में सबसे ज़्यादा है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि प्रायोरिटी 1 एरिया कम नहीं हुए हैं, लेकिन जो नॉर्मल पोल्यूटेड एरियाज थे वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो ये उनका आर्गुमेंट यहाँ पे दिया गया है। सीपीसीबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने डाल दिया है। ये बेसिकली हमारे पास स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर वाटर एक्ट। बाद में जो एयर एक्ट है हमारा 1881 वाला, उसके तहत ये पूरे फंक्शन करता है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसका मेनली काम होता है भैया, जो नदियाँ वगैरह होती हैं, कुएँ होते हैं, लेक्स होती हैं, उनकी साफ सफाई का काम ध्यान रखना और एयर की क्वालिटी को मेंटेन करना, ये सीपीसीबी का बेसिकली फंक्शन होता है। तो बीओडी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बीओडी मतलब बैक्टीरिया, आप उसे वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जितना ज़्यादा वो लोग ऑक्सीजन कम कंज्यूम करेंगे बैक्टीरिया, उतनी ही ज़्यादा हमारे वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो वाटर मतलब खराब हो गया, पोल्यूटेड हो गया, ठीक है। चलिए, डार्क पैटर्न ऑन द इंटरनेट, हाउ कंपनीज आर ट्रिकिंग देयर यूजर्स। देखिए होता क्या है, हम लोग सभी ने कई बार इसको चीज़ को फेस किया है। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप जो है आप इंस्टाग्राम तो देखते ही होंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स आप देखते होंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप चाहते हो कि मान लो मुझे पर्टिकुलर टाइप ऑफ रील दिखाई दें, आपने उसके लिए उनको सब्सक्राइब भी किया होगा, फॉलो किया होगा, बट कभी कभी क्या होता है उन रील्स के बीच में एक फालतू की रील आ जाती है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है ना। ये हो गया। अभी आप YouTube जैसे देखते हो, अब YouTube पे वीडियो देख रहे हो, वीडियो खत्म होती भी नहीं है उससे पहले एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाता है, किसी और वीडियो की सजेशन आ जाती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आती है कि नहीं आती है? कई बार YouTube देखते देखते फालतू में एडवर्टीजमेंट आ जाती है और उसके साथ साथ एक मैसेज भी आ जाता है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं चाहते हो तो आप जो है YouTube का प्रीमियर प्रोडक्ट लीजिए, 200 रुपये दीजिए महीने के, आपको ऐड दिखाई नहीं देंगी। इस तरह की चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं? बहुत बार हमारे ईमेल के अंदर ऐसे ईमेल आते हैं, है ना, जिनका पर्पस कुछ और होता है लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, लेकिन वो हमें दिखाते किसी और तरीके से हैं। जैसे कई बार ऑनलाइन गेम आप डाउनलोड करते हो तो गेम तो फ्री होता है लेकिन गेम के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ये जो सारे के सारे ट्रिक यूज किए जाते हैं इन चीज़ों के द्वारा, ये इसे ही कहा जाता है डार्क पैटर्न। ऊपर से देखने तो कुछ और लगते हैं लेकिन अंदर वो कुछ और होते हैं। इससे क्लिक करवाया जाता है जबरदस्ती, है ना। आपको इस तरह से पेश किया जाएगा कोई ईमेल, कोई मैसेज, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे और क्लिक करते ही फिर आप उसके अंदर फंस जाओगे। आप पेमेंट करोगे या जो भी होगा, आपका डेटा वगैरह भी चोरी कर लिया जा सकता है ना। इसे डार्क पैटर्न कहते हैं, इसे डिसेप्टिव पैटर्न भी कहते हैं। जैसे यूट्यूब का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कई बार जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखी रहती हैं कि कोई उसको पढ़ता ही नहीं है।
अब मान लो आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया और एप्लीकेशन के लाइन में ये लिखा हुआ है कि भाई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही हम आपका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो कैप्चर कर लेंगे, और आपने उसके ऊपर यस क्लिक कर दिया क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं, है ना। ये फाइन प्रिंट जो लिखा होता है, बड़ी समस्या है भाई। कई बार कहीं ऐसी सर्विस होती है आप उसको गलती से साइन अप कर लेते हो, लेकिन जब उसको साइन आउट करने जाते हो तो आपको बटन ही नहीं मिलता साइन आउट करने का। ये भी बड़ी समस्या है। आप ना कभी अब जैसे मान लो इंस्टाग्राम ही करके देखना, आप चाहते हो कि आपका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाए, आपको बड़ी समस्या आएगी उसको अनसब्सक्राइब करने में, उसको डिलीट करने में। तो छुपा दिए जाते हैं इस तरह के बटन, है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो की जाती हैं इन के द्वारा। कई बार सेलिब्रिटीज़ वगैरह लोगों को अपील करती हैं कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, वो खरीद लो, लेकिन उसको देखने से ऐसा लगता है कि न्यूज़ रिपोर्ट है, लेकिन एक्चुअली होती वो पेड रिपोर्ट्स हैं, राइट। कई बार आप गेम खेलते हो तो आप उससे क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगी जाती हैं ज़बरदस्ती, और ये लिखा जाता है कि हम आपका पैसा नहीं काटेंगे, बट आप हमें डिटेल दे दो। ये सब डार्क पैटर्न होते हैं, कंपनीज का मिसयूज़ करती हैं, और अभी कई गवर्नमेंट इसको समझ भी रही हैं। अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में इसको लेके जो है पूरा इशू क्रिएट हो गया है, और इवन अमेज़न के ऊपर तो फाइन भी लगाया गया था कुछ 80 से 90 मिलियन डॉलर का थोड़े समय पहले, क्योंकि अमेज़न जो है इस तरह की ट्रिक कर रहा था। तो ये जो है थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में, भैया जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं वो कैसे मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर का, मोनोपोली एंड ऑल दैट, राइट टू प्राइवेसी वगैरह, वो या कंज्यूमर राइट्स के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए। फॉरेस्ट राइट्स एंड द हेरिटेज कंजर्वेशन। देखिए बात ये है कि भैया अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको वाइल्ड लाइफ को और नेचर को प्रोटेक्ट करना है, दूसरी तरफ जो लोग जंगलों में रहते हैं उनके अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करना है। क्या दोनों चीज़ एक साथ साथ हो सकती हैं? बड़ा मुश्किल है भाई। देखो, अगर आप जंगल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो यानी कि आप चाहते हो कि वहाँ पे जंगल में ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम हो, और ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होगा मतलब आप लोगों के राइट्स वहाँ पे छीन रहे हो। तो ये चीज़ें साइड बाय साइड यहाँ पे चल रही हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि यूनेस्को जब किसी भी जगह को, किसी फॉरेस्ट को या नेचुरल हेरिटेज डिक्लेयर करती है, तो उससे पहले वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनका ओपिनियन जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो जैसे कहीं पे नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह डिक्लेयर हुआ, तो ये आर्टिकल बेसिकली कर्नाटका के बारे में है, लेकिन ओवरऑल इंडिया ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए इनका क्या कहना है। पहली बात तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट साइट में क्या होता है, कोई भी आदमी 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। ठीक है, एक सीलिंग रख दी गई है 4 एकड़। बट मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि मोस्टली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके पास 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनका ये कहना है कि देखिए, फॉरेस्ट के अंदर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब लोग ही नहीं रहते हैं, ट्राइब्स के अलावा शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटीज़ और जनरल कैटेगरी लोग भी रहते हैं। बट जब लोग क्लेम करते हैं लैंड के ऊपर, शेड्यूल्ड ट्राइब के कंपैरिजन में जो दूसरी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले तो मोस्टली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, बट दूसरे वालों के रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इसके अंदर। और इसके रिजेक्ट करने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं कि भई आपने लैंड के ऊपर एंक्रोचमेंट किया है, वो रीज़न हो सकता है। ठीक है, आप उस ज़मीन के ऊपर रह ही नहीं रहे हो पिछले 10-15 सालों से, आप शहर के अंदर रह रहे हो, वो भी रीज़न हो सकता है। कई बार एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग उस लैंड के ऊपर क्लेम करना शुरू कर देते हैं, वो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार किसी लैंड को जो है पेसारी भूमि डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब जो वेस्ट लैंड होती है, राइट। ये कुछ क्लेम्स होते हैं जिसकी वजह से आपके राइट्स को डिक्लाइन किया जा सकता है अंडर फॉरेस्ट एक्ट। अब देखने में तो ऊपर ऊपर से ये लगता है कि भैया ग्राम सभा के ऊपर सबसे ज़्यादा वहाँ पे जिम्मेदारी है, ग्राम सभा की बात सुनी जाती है, बट ग्राउंड पे ऐसा है नहीं। ग्राम सभा को भी बहुत सारी बातों का पता नहीं होता है, ये इन्होंने कहा है। जब एक जंगल को, एक एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। कुछ पॉजिटिव चेंज भी होते हैं, कुछ नेगेटिव चेंज भी होते हैं। पॉजिटिव चेंज ये है जो देखा गया है और जो लोगों ने बताया भी है कि भाई जब किसी जगह को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पे इलीगल जो कटाई होती है पेड़ पौधों की वो कम हो जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। जंगल प्रोटेक्ट होते हैं, बट और चीज़ें यहाँ पे नुकसानदायक हैं। सड़कें वगैरह रिपेयर नहीं होती हैं अगर किसी जंगल को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो मिनिमम की जाती है वहाँ पे, राइट। कई तरह की फार्मिंग एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड नहीं होती हैं, फर्टिलाइजर बैन कर दिए जाते हैं। इवन छोटा सा चाकू जो होता है उसको भी जंगल में आप नहीं लेके जा सकते।
और कई बार जब आपकी क्रॉप वगैरह डैमेज हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल पाता, जिनके पास प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड नहीं होते हैं, राइट। कई बार सरकार वहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह चलाती है उन एरियाज़ के अंदर, बट होता क्या है, अब इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ चलाए जाते हैं? ग्रेजिंग लैंड के ऊपर चलाए जाते हैं, जहाँ पे लोग अपने मवेशियों को, अपने कैटल्स को चराते हैं, तो जिसकी वजह से वो सारी दिक्कतें यहाँ पे हो जाती हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कम है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बट बात में अल्टीमेटली वही है कि क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो भाई सीधा सीधा सा यही है कि आप कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करिए। जो लोग चाहते हैं कि वो जंगलों में रहें, उनको जंगलों में रहने दिया जाए। जो लोग चाहते हैं कि वो अर्बन एरिया में जाके सेटअप हो सकते हैं और उनको कंपनसेशन दिया जाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए। यानी कि ज़बरदस्ती किसी को भी जंगल से ना तो निकाला जाए और ज़बरदस्ती किसी को कंपनसेशन भी ना दिया जाए। दूसरी बात, कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। जब सरकार कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे लेती है किसी भी तरह का, तो लोकल पॉपुलेशन के साथ अच्छे से कंसल्टेशन करें, जल्दबाजी में कुछ मत करें, ठीक है। दूसरी बात, एक बात इन्होंने ये भी कही कि भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वहीं पे रहना पसंद करते हैं, जो ना तो फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना मोबाइल फ़ोन्स वगैरह उनके पास हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो आप उनको ज़बरदस्ती वहाँ से क्यों निकाल रहे हो? है ना? मत निकालिए, उनको वहाँ पे स्टे करने दीजिए। तो ये कुछ-कुछ सॉल्यूशन उन्होंने कहा है, हालाँकि ये सॉल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल तो है नहीं, बट स्टिल इन्होंने कहा है तो थोड़ा हम भी मान लेते हैं, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ बातें यहाँ पे बनती हैं और मैंने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के और डिवेलपर्स एक्ट के बारे में हम लोग बहुत पहले अच्छी खासी बातें कर चुके हैं। बट अल्टीमेटली वही है कि दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। एक तरफ आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना है और दूसरी तरफ जो लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। कई बार इनके बीच में आपस में कन्फ्रंटेशन हो जाता है। अब ये करने जाते हो तो ये नहीं हो पाता, ये करने जाते हो तो ये नहीं हो पाता है। अब वो भाई बैलेंस बना के चलना है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यहाँ पे कंसल्टेशन का ही आता है, बट कंसल्टेशन भी इतना आसान नहीं होता, है ना? तो कई बार सरकार को ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं आज के न्यूज़पेपर के अंदर। बाकी 1-2 एडिशनल आर्टिकल हैं, मन करे तो पढ़ लेना, अदरवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे है नहीं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।